बदलते वक्फ एक्ट का पूरा फैक्ट। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे। विनेश का संन्यास ये तो ना थी आस। अगस्त का आपातकाल, सब बेहाल। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक क्या किसी धर्म विशेष के खिलाफ है या बिल उनके हित के लिए है? आखिर बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल क्यों मचा है? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सामने तमाम तरह की अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। ऐसे में असली बात जो है वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और भले ही 100 ग्राम वजन विनेश का विलन बन गया हो, मगर विनेश विनर हैं, अजय हैं, देश उनके साथ है। उनका कुश्ती से संन्यास लेना देशवासियों को खल गया। आज विनेश के इस फैसले पर भी हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। मैं आपको लिए चलूंगा मेघा उपाध्याय के पास भी। मेघा हमारे साथ चरखी दादरी से हैं और रविकांत दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों से मैं बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले दर्शकों तक एक बड़ी खबर पहुंचानी है। आज दरअसल वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हो सकेगा। अपने लाए गए बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश, जेपीसी का गठन कर रेफर किया जाए बिल, ये किरेन रिजिजू ने कहा है। स्पीकर ने कहा कि नेताओं से बात कर जेपीसी का गठन करूंगा, जिन्हें हक नहीं मिला उनके लिए बिल लाएं, ये कहना किरेन रिजिजू का। तो सरकार की तरफ से भी तमाम तर्क इस पर दिए गए हैं। विपक्ष ने किस तरीके के हमले किए वो भी हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। तो जेपीसी का गठन कर इसे रेफर किया जाएगा, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसे रेफर करने की बात है। सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करे। मैं सीधे लिए चलता हूं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कांग्रेस का विरोध पहले से सामने आ रहा था, बाकी विपक्षी दल के नेताओं को भी हम सुन रहे थे। इस बीच ये जो जेपीसी को अब भेजने की बात कही जा रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, उसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? अखिलेश, देखिए, सरकार का जो मंशा है सरकार की वो एकदम साफ है। वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा और ज़्यादा हो और सब पार्टियां खुल करके अपनी राय रखें। और उसमें बड़ी बात यह कि जब जेपीसी बनेगी उसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद होंगे, वहाँ पर इसमें जो बदलाव के सुझाव हैं उन पर चर्चा होगी। और उसमें बड़ी बात यह है कि जब बदलाव का मुद्दा आएगा कि क्या बदले, क्या रखें, कौन सा प्रोविजन चेंज किया जाए, अगर कलेक्टर की भूमिका को हटाना है तो क्यों हटाना है, अगर वक्फ की डिफिनीशन है, अगर उस डिफिनीशन को चेंज करना है तो क्यों चेंज करना है, ट्राइब्यूनल हटेगा तो क्यों हटेगा, ये तमाम सारी चीजें हैं। इन पर जब बातें होंगी तो पब्लिक डोमेन में बात जाएगी। और आप सोचिए ये समय कितना महत्वपूर्ण है। चुनाव हरियाणा में है, चुनाव महाराष्ट्र में है, चुनाव जम्मू कश्मीर में, और वक्फ इस देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। 30 हैं सुन्नी और 2 हैं शिया वक्फ बोर्ड। 32 वक्फ बोर्ड है, यानी कि पूरे देश में ये बात चर्चा का विषय बनेगी। और ये ऐसा इशू है अखिलेश, जिससे कि चुनाव के दौर में भी बहुत कुछ तय होने की संभावना है। क्लियर होगा इस बड़े मुद्दे पर आप कहां खड़े हैं। सरकार चाहती है ज्यादा बातें फैलेंगी, ये बीजेपी को ये चीजें सूट करेंगी। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस से लेकर एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी ने इसका खुलकर विरोध किया है। आपको सुनवाते हैं। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो
साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खामियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसकी पामाली कर रहे हैं। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अभिषेक, एक बात जरा समझाइए दर्शकों को भी कि ठीक है, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बीजेपी चाहती है, सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि इस पर खूब चर्चा हो, जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव में उसका उन्हें लाभ मिल सकता है। विपक्ष के लोग जो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, उनका अपना एजेंडा क्या है? सिर्फ सरकार का विरोध या उनका भी कुछ वोट का फायदा दिख रहा है इसमें? देखिए, पूरे देश में इसका असर होने जा रहा है इस वक्फ का। आप सोचिए, जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं अखिलेश, 9,40,000 समथिंग एकड़ जमीन है पूरे देश भर में, और ये तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है। पहला आर्म फोर्सेज है, दूसरा रेलवे और तीसरा वक्फ है। करीब 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू है। करीब 8 लाख करोड़ से माफ़ कीजिएगा 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं पूरे देश भर में। इतने बड़े लेवल का मामला है, तो इसमें कितनी बड़ी जनसंख्या इन्वॉल्व है, और मुसलमानों की जो आबादी है वो इससे मुतासिर होगी, जाहिर सी बात है। तो विपक्ष का भी अपना एक हिस्सा है इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, उसका अपना वोट बैंक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक प्रदेश का मामला, ये पूरे देश का मामला है। पूरे देश में बहस होगी, पूरे देश में लोग सामने आएंगे, और क्या क्या संपत्तियां हैं आप जरा उनको समझिए। मस्जिदें हैं, इसमें दरगाहें हैं, इसमें मदरसे हैं, इसमें खानकाहें हैं, इसमें कब्रिस्तान हैं। ये कहाँ नहीं है, पूरे देश में हैं। तो इससे नैरेटिव जो बिल्डअप होगा, उसमें सरकार, बीजेपी के सहयोगियों का अगर अपना हिस्सा होगा, तो विपक्ष का भी अपना हिस्सा होगा। अखिलेश यादव ने आज जो बात कही, उनकी बातों पर अमित शाह आग बबूला हो गए थे। संसद में अखिलेश यादव और अमित शाह में जोरदार बहस देखने को मिली। अध्यक्ष के अधिकार को लेकर दोनों में बहस हुई। अखिलेश ने कहा कि आपके अधिकार छीने गए, आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं, यह बात कही गई अमित शाह की तरफ से। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट। तो तीखी बहस दोनों नेताओं में। वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए एकजुट भी नजर आ रहा है। सरकार को दरअसल जेडीयू और टीडीपी का साथ मिल गया है, शिंदे गुट का साथ मिला है, शिवसेना का जो शिंदे गुट है। यहां मुस्लिम विरोधी कोई बात नहीं, यह ललन सिंह का बयान था, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। वक्फ बोर्ड मंदिर नहीं, एक संस्था है, यह बात भी ललन सिंह की तरफ से कही गई। बिल पर हम सरकार के साथ हैं, यह टीडीपी का बयान, तेलुगु देशम पार्टी का। और विपक्ष को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं, यह कहना शिंदे गुट के नेता का, शिवसेना वाला शिंदे गुट जो है। कानून में ये मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दी, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहां पर कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ऐसे खास बात यह देखने को मिली कि जहां विपक्ष में हम देख रहे हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ नजर आ रहा है, तो सरकार के सहयोगी भी साथ साथ थे, चाहे जेडीयू हो, टीडीपी हो, तमाम दलों के जो नेता हैं, शिंदे गुट जो है शिवसेना का, वो भी साथ दिख रहा है इस मामले में सरकार के साथ। बिल्कुल अखिलेश, देखिए सरकार की बात हो चुकी थी पहले से ही, सभी सहयोगियों से बात हो चुकी थी, सबको एक पेज में लाने के बाद ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। और उनको ये बताया गया है कि इस बिल को लेकर के हमको सही पर्सपेक्टिव सामने रखना है। हमको ये बताना है कि 9.5 लाख एकड़ की जो ज़मीन
पूरे देश में बिखरी हुई है उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से उन पर कब्जे हैं, किस तरह से एक प्रभावशाली तबका उसका इस्तेमाल कर रहा है। जो गरीब मुसलमान हैं उनको तो उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। किस तरह से मुतवल्ली को अपॉइंट किया जाता है ओरली, मौखिक तौर पर, मुतवल्ली के जरिए तमाम तरह की विसंगतियां होती हैं, इनको हमें ठीक करना है। तो ये बात पहले से हो चुकी थी और उसी की तस्वीर हमको यहाँ पर दिखाई दी है। खेल जगत से आज एक बहुत बुरी खबर आई। रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। विनेश ने आज एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मां कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। विनेश फोगाट ने यह भी लिखा, अलविदा कुश्ती, हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं। आइए सीधे आपको लिए चलता हूं मैं मेघा के पास। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मेघा, आज आपकी तमाम लोगों से बातचीत भी हुई, महावीर फोगाट से भी आपकी बात हो रही थी। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं और इस पर किस तरह की और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी देखिए, अखिलेश परिवार का यही कहना है कि विनेश फोगाट को 2028 में भी भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस बार जो चूक हुई वो अगली बार ना हो और अगली बार जो पदक इस बार रह गया वो लाना चाहिए। देखिए, अभी भी हमारे साथ परिवार और गांव के लोग जुड़े हैं। महावीर फोगाट हमारे साथ हैं और ये तमाम वो लोग हैं जिनके सामने जो विनेश है बड़ी हुई, इनके सामने विनेश ने कुश्ती किया, अखाड़ों में शुरुआत की और आज जो है भारत को इंटरनेशनल पटल पे रिप्रेजेंट कर रही है। महावीर फोगाट जी हमारे साथ जुड़े हैं और भी बाकी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से विनेश ने सुबह एक्स पर जानकारी दी कि वो संन्यास ले रही हैं, क्या चाहेंगे आप, क्या बात करेंगे जब वो लौटेंगी, किस तरीके से उनको समझाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये उसने अपने आप खुद रात को फैसला लिया है ना कि हमारा कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये जब वहाँ से आएगी तो उस टीम जो है जो रिलैक्स होगी तो हम सब मिल कर के जो उसको कहेंगे जो 2028 का जो ओलंपिक है उसके लिए हम उसको जो बिल्कुल उसको कहेंगे, उसको समझाएंगे। सिर्फ 4 साल हैं, जो आपका जो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल का सपना था गोल्ड मेडल के नज़दीक तो चली गई थी, किसी कारण वो जो चूक गई। तो जो इसकी जो विनेश का जो सोच थी ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो हम भी इसको बताएंगे आपने जो यूँ किया ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना तो आपने जो लेके ही रहना है, आप 4 साल और मेहनत करिए। ठीक है, 4 साल और मेहनत कीजिए। चैंपियनों का चैंपियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके विनेश को कहा है। तो जब चैंपियन वापस अपने घर, अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर लौटेंगे तो कैसे स्वागत करेंगे और संन्यास लेने के फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके सामने विनेश बड़ी हुई है, यही कुश्ती सीखी है उन्होंने। देखो, हमें तो जो अपने बच्चे ने परफॉर्मेंस देनी थी वो 100% दे दी है, हम तो उनको आज विजेता मान ही रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। अब फिलहाल इस मनोस्थिति से निकलने के लिए बच्चे को टाइम तो चाहिएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएट किया है वो भी उसका भी हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। गवर्नमेंट को ये देखना ही चाहिए कम से कम कि बच्चे ने इतनी परफॉर्मेंस करके आज इंटरनेशनल लेवल पे जाता है बच्चा, तो यहाँ पर आने के बाद में अगर उसके साथ ऐसा होता है तो कोई भी अगर इस स्थिति में होगा तो उसको उभरने के लिए टाइम चाहिए। ये साजिश वाली थ्योरी जो बार बार सामने आ रही है, बजरंग पूनिया ने एक बार फिर से कहा है कि वो हारी नहीं, हराया गया है, वो लोग क्या कह रहे हैं इस पर? जी हाँ अखिलेश, यही सवाल मैं लेने जा रही थी। आज संसद में भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई है, विपक्ष निशाना साध रहा था। बजरंग पूनिया जो साथी भी रहे हैं, रिश्ते में भी आते हैं और साथ में आंदोलन भी किया है, बजरंग पूनिया ने भी एक्स पर लिखा है कि अब विनेश हारी नहीं बल्कि उनको हराया गया है। तो जो साजिश का एंगल आ रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई कोई साजिश हुई है? देखिए, मेरी तो कोई विनेश से बात नहीं हुई है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो रूल होते हैं जो फेडरेशन के, जो UWW के, जो उसके हिसाब से जो टोक्यो ओलंपिक था उसके में एक जापान का जो 57 किलो में लड़का लड़ रहा था और उसका वजन 50 ग्राम ज़्यादा था, वो जो है कुश्ती से बाहर कर दिया था। मतलब साजिश का क्या, साजिश नहीं हुई है? नहीं, मैं इसको साजिश नहीं मानता। जो आज जो हमारे इंडिया के परिवार के लोगों को साजिश वाली जो थ्योरी है परिवार के लोग खारिज कर रहे हैं, नेताओं को लग रहा है हालांकि जरूर, तो कैसे इस पर राजनीति हो रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं जरा रविकांत का भी रुख करना चाहूंगा क्योंकि उनके साथ बहुत सारे खिलाड़ी मुझे दिख रहे हैं, अलग अलग प्लेयर्स दिख रहे हैं। रविकांत, जरा उनसे बात करिए आप। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि अमन सहरावत जीत की ओर हैं, उसके लिए खुश हैं, लेकिन जो कोच हैं उनसे हम बात करेंगे विनेश फोगाट पर जो संन्यास की घोषणा किया है विनेश फोगाट ने, उसको कैसे लिख रहे हैं आप? ये मुझे लगता है विनेश फोगाट ने जो ये उनके साथ वाकया हुआ, वजन नहीं आ पाया, उससे थोड़ा क्षुब्ध होके उन्होंने ऐसा फैसला लिया। लेकिन मेरी राय है कि अभी उन्होंने संन्यास नहीं लेना चाहिए। अभी
अभी वो पूरी परफॉर्मेंस। 3 कोच हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, आप भी कोच हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी संन्यास पे विनेश फोगाट? सर, जैसे खिलाड़ी होता है उसका हम उस पर वो नहीं है, जैसे उसके अंदर हिम्मत होती है और वो करना चाहेगी, अच्छा और करना चाहेगी, क्या पता वो आगे भी अच्छा करे। हम ये नहीं बोल सकते आप संन्यास ले लो, इसलिए हम नहीं कह सकते इस बारे में। उसके अंदर जो भी उसके अंदर होगा उसका वो पूरा हुनर दिखाएगी, वो क्या पता। मानो धर्मेंद्र की तरह पीयूष दहिया है हमारे साथ, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरी प्रतिक्रिया है, विनेश को भी जल्दबाजी में ऐसा ये कदम उठाना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा टाइम और सवाल भी जरा लेना चाहिए था सोचने के लिए। लगता है कोई साजिश हुई है? उसमें वो क्षमता है, एक बार और ओलंपिक में वे मेडल। बहुत सारे नेता से लेकर के तमाम लोग साजिश की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट आए हैं, लोग कह रहे हैं, क्या साजिश आप लोग देखते हैं इसमें? इसमें कोई साजिश नहीं है, ये वो होता है खिलाड़ी। साजिश देखते हैं आप? ऐसा है, जो नेता है वो टेक्निकल आदमी नहीं है, ये टेक्निकल चीज है, इंजीनियर की भाषा इंजीनियर समझता है, नेता नहीं समझते। इसमें कोई साजिश नहीं है। खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं, उन्हें भी साजिश नहीं लग रही है, परिवार को, लोगों को साजिश नहीं लग रही है, लेकिन नेता किस तरीके से इस पर राजनीति कर रहे हैं, साजिश चिल्ला चिल्ला कर बार बार, उसका आप अंदाजा लगाइए। बड़ी खबर आ रही है, विनेश पर हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। विनेश का स्वागत मेडलिस्ट की तरह होगा, ये सीएम सैनी ने बात कही है। सिल्वर मेडल विजेता की सुविधा उन्हें मिलेगी, हमें आप पर गर्व है, ये कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि भूपेंद्र हुड्डा दरअसल राजनीति कर रहे हैं। जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे, उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे। हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूं। देश के पहाड़ी हिस्सों से लेकर मैदानी इलाकों तक में जमकर बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ का सैलाब, कहीं भूस्खलन, कहीं तबाही। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं, देखिए जरा गौर से। वाराणसी में गंगा उफान पर है, जलस्तर 70 मीटर तक पहुंच चुका है। सबसे खूबसूरत नमो घाट की विश्व प्रसिद्ध सूर्य नमस्कार आकृति भी अब डूबती नजर आ रही है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, सड़कों पर आवागमन बंद है, सड़क से गुजरने वाले तमाम वाहन बीच रास्ते फंस गए। बिहार के अलग अलग जिलों में भी बारिश हो रही है और इस वजह से यहां पर गंगा नदी उफान पर है। पटना में गंगा का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। उधर राजस्थान की बात करें तो टोंक में बारिश के बाद से कई गांवों का संपर्क कटा हुआ है, जबकि उत्तराखंड के चमोली में निजमुला घाटी के गौड़ा गांव के पास पहाड़ी दरक गई। हिमाचल के शिमला में बादल फटने के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आइए सीधे मैं आपको प्रयागराज लिए चलता हूं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। मोइन, प्रयागराज में क्या हालात हैं, क्या स्थिति आपको वहां पर नजर आ रही है? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियां तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही हैं और पानी इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब वो रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बख्शी बांध से संगम जाने वाले रास्ते पर। आप देख सकते हैं कि हमारी दाहिनी तरफ आपको पक्की सड़क दिखाई देगी और इसके बाद ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा गया है। जिस जगह से बाढ़ का पानी शुरू हो रहा है वहीं से 2-3 फीट पानी शुरू हो गया है और आगे जाके ये 5 से 6 फीट तक हो गया है। तो पिछले 2 दिनों से इस रास्ते पर आवाजाही बंद है। इस रास्ते पर बड़े वाहन फर्राटा भरते थे, लेकिन आज हालात ये है कि ये तराई वाले इलाके हैं जहां की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं प्रयागराज में, या ये बस्ती है जो रिहायशी जहां पर पानी अंदर घुस गया है? जी बिल्कुल, ये गंगा का कछारी इलाका है, दारागंज का ये इलाका पड़ता है, बख्शी बांध का इलाका पड़ता है और आप देखिए कि किस तरीके से बाढ़ का पानी जो है अब वो घरों में घुसने लगा है। यहाँ पर तो थोड़ा पानी है, लेकिन आगे जाकर के 2 से 3 फीट तक पानी जो है वो घरों में घुस गया है और सैकड़ों ऐसे मकान है। और बाईं तरफ की तस्वीर अगर हम दिखाना चाहें तो बाईं तरफ ये बघाड़ा और सलोनी का इलाका है। बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र यहाँ पर रहते हैं
इन लॉज में, हॉस्टल्स में पानी भर गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उनकी बातें हम सुनवाएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन यूपी के साथ साथ बिहार में भी बारिश की वजह से बुरा हाल है, वो भी जरा बता देते हैं। राजधानी पटना में गंगा नदी उफान पर है, गांधी घाट पर पानी खतरे के निशान से ऊपर है, नदी के किनारे के घर पानी के आगोश में समा चुके हैं, किसानों की कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। मेरे साथ शशांक इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। पटना में अभी क्या हालात है शशांक? जो कुछ साल पहले हम लोगों ने तस्वीर देखी थी कि सड़कों पर नाव चलने लगी थी, उस तरफ तो नहीं स्थितियां बढ़ती हुई दिख रही हैं? देखिए, वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन मैं अभी पटना में गंगा किनारे खड़ा हूँ। नेपाल और बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश के कारण जो जलस्तर है तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ नदी किनारे जो झोपड़ियाँ हैं वो डूब गई हैं, किसानों का खेत डूब गया, फसलें बर्बाद हो गई, चूल्हे बह गए। अब ये लोग जो है यहाँ पर देखिए ऊंचे स्थानों पर आए हैं अपना सामान लेके और यहाँ पर झोपड़ी बना रहे हैं और अभी यहीं पर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि जारी है, कल को यहाँ पे भी पानी आ जाएगा तो इनका ये भी झोपड़ी डूब जाएगा। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? क्या कर रहे हैं? गाय बांधने के लिए झोपड़ी बना रहे हैं। अच्छा, झोपड़ी बना रहे हैं गाय को रखने के लिए। क्या घर आपका डूब गया? हाँ। क्या क्या नुकसान हुआ है? सारा फसल नुकसान हो गया, झोपड़ी दह गया, चूल्हे भी बह गए। हाँ। कुछ खाए पिए हैं कि नहीं? चूड़ा मीठा खाए हैं। प्रशासन से कोई मदद मिल रहा है? कुछ मदद नहीं, देख नहीं रहे, लंगटे उगाड़े हैं। अच्छा, बोलिए माता जी, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत डूबल करेला पानी में। सारे सामान भी बह गए आप लोग के? सब सामान दह गया, 50,000 के धन है से दह गया। अच्छा। अब क्या करी बउआ? भूखे प्यासे हैं? हाँ, भूखे प्यासे ला बिना से मरल कर ले बूढ़ी जात। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ नदी किनारे झोपड़ी बना रहे हैं, तो ये कल को तो जलस्तर में वृद्धि होगी तो ये भी डूब जाएगा, तो फिर कहाँ रहेंगे? और आगे जाएंगे रोड पर। तो प्रशासन कहाँ आप लोग को रोड पर रहने देगा? अब से चोरी छुपे से रहते हैं यार। कब से तो देखिए, जो लोग नदी किनारे रहते हैं, खासकर जो किसान हैं यहाँ पे ज़्यादा परेशान हैं, उनका खेत जो है वो डूब गया है। और आपको बता दूं, पटना में गांधी घाट पर जो के हालात होते हैं, आपातकालीन हालात, तभी सरकारों की जरूरत लोगों को ज्यादा महसूस होती है। ये बहुत दुखद है कि अब तक इन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई है।